Hello everyone, welcome to our YouTube 6 Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नड्डा प्रभु कैंपेगौड़ा। तो हम जानेंगे नड्डा प्रभु कैंपेगौड़ा के बारे में। Recently, Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Nada Prabhu Kempegowda installed at the Kempegowda International Airport in Bengaluru. अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है जो स्टैटू है नड्डा प्रभु कैंपेगौड़ा का, जिसको कि इंस्टॉल किया गया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बेंगलुरु के। Called the Statue of Prosperity, it weighs 220 tons and has a sword with a weight of 4 ton. इसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा गया है। इसका वजन 220 टन है और जो स्वॉर्ड है इसमें उसका वेट 4 टन है। The structure has been termed the first and tallest bronze statue of a founder of a city by the World Book of Record. और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा गया है कि ये पहला टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है जो फाउंडर है सिटी के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अब हम कैंपेगौड़ा के बारे में भी जान ले। He was the 16th century chieftain under the erstwhile Vijayanagar Empire. He is credited with laying the foundation of what is today known as Bengaluru city in 1537. He is revered in part of southern Karnataka, especially by the Vokuleke community, which is dominant in the old Mysuru. ये जो है 16th सेंचुरी के चिफ्टन थे अर्स्टवाइल विजयनगर एम्पायर के। उनको क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने नींव रखा था आज के बेंगलुरु सिटी का 1537 में। उन्होंने रिवर किया था जो पार्ट है साउथर्न कर्नाटका का, स्पेशली वोकाली की कम्युनिटी का, जो कि डोमिनेंट थे ओल्ड मैसूरू एरिया पे। उनका जो अचीवमेंट है अगेंस्ट सोशल इविल के खिलाफ इनका अचीवमेंट जो है, नड्डा प्रभु कैंपेगौड़ा एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ एन अनमैरिड वुमेन ड्यूरिंग ए कस्टम नोन एज बंडी देवारू। इन्होंने एबोलिश किया था जो प्रैक्टिस था जिसमें कट कर दिया जाता था फिंगर को लेफ्ट हैंड का अनमैरिड वुमेन का, जो कि एक कस्टम था जिसको बंडी देवारू कहा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैंपेगौड़ा इज ऑल्सो नोन टू हैव डेवलप्ड अराउंड 1000 लैक इन दी सिटी टू कैटर टू ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर नीड। कैंपेगौड़ा को जाना जाता है कि इन्होंने डेवलप कराया था अप्रोक्सीमेटली 1000 लैक्स को सिटी में, ताकि इकट्ठा किया जा सके ड्रिंकिंग या एग्रीकल्चर नीड के वाटर को। लिटरेचर में अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें, द रूलर न्यू मल्टीपल लैंग्वेज बिसाइड कन्नड़ एंड इवन ऑथर यक्षगना प्ले इन तेलुगु नेम्ड गंगा गौली विलेसा। ये जो रूलर है ये जाने जाते हैं मल्टीपल लैंग्वेज के लिए कनाडा के अलावा, और इन्होंने ऑथर किया था यक्षगना प्ले को तेलुगु पे, जिसका नाम जो था आपका गंगा गौर विलासा था। इनके स्टैचू के बारे में हम जान ले। राम वंजी सुतार, रिनोन्ड स्कल्पचर एंड पद्म भूषण अवार्डी, डिजाइन द स्टैचू। मिस्टर सुतार हैज ऑल्सो बिल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात एंड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन बेंगलुरु विधान सौधा। जो राम वंजी सुतार है जो कि एक रिनोन्ड स्कल्पचर और पद्म भूषण अवार्डी है, उन्होंने डिजाइन किया है इनके स्टैचू को। तो किसने किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राम वंजी सुतार ने। मिस्टर सुतार ने बिल्ड किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी गुजरात के लिए, और जो स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी है बेंगलुरु विधान सौधा पे, उनको भी इन्होंने ही डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरिडा। हम जानेंगे मिरिडा के बारे में। आ सोशल इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, मिरिडा सीक्स टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल एंड स्केलेबल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट at the bottom of the pyramid. It launched a new gaming app Merida to promote behavioral change among farmers. तो ये मिरिडा आपका एक सोशल इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है। मिरिडा जो है ये फैसिलिटेट करेगा सस्टेनेबल और स्केलेबल होलिस्टिक डेवलपमेंट को बॉटम से पिरामिड के। इसने लॉन्च किया एक नया गेमिंग ऐप को मिरिडा को, जो कि प्रमोट करेगा बिहेवियर चेंज को फार्मर के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तेजम, इग्नाइटिंग द माइंड ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट्स। तो हम जानेंगे जो उत्तेजम है इसके बारे में, ये क्या कर रहा है इसको भी समझेंगे। उत्तेजम इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय डॉक्टर ए सारस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन हिज देन डिस्ट्रिक्ट जगतियाल तेलंगाना, फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड द एक्सीलेंस अवार्ड इन 2019। उत्तेजम एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया था डॉक्टर ए सारथ के द्वारा। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है, किस लिए किया गया था, तो इम्प्रूव करने के लिए जो क्वालिटी है एजुकेशन का उनके डिस्ट्रिक्ट में, जो उस समय जगीताल तेलंगाना में था, जिनके लिए उनको एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था 2019 में। उत्तेजम हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एसएससी स्टूडेंट एंड टीचर टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट हु आर वीक इन सब्जेक्ट रिसीव एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर 1 आवर बिफोर स्कूल स्टार्ट एंड 1 आवर आफ्टर स्कूल आवर्स। उत्तेजम जो है ये मदद करता है मोटिवेट करने में एसएससी के स्टूडेंट और टीचर को कि वो इनहेंस करें अपने परफॉर्मेंस को। स्टूडेंट जो कि कमजोर होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है, जो कि 1 आवर बिफोर होता है स्कूल स्टार्ट के और 1 आवर आफ्टर होता है स्कूल आवर के।
To ensure that students do not remain hungry while they are in the extra classes after school hour, they are provided with some nutritious snack like poha or upma or tomato bath. It fuels up the student for the next 1 to 2 hours. और इंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट जो है वो भूखे ना रहे और एक्स्ट्रा क्लास के बाद स्कूल आवर्स के उनको प्रोवाइड किया जाता है कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक को, जैसे कि पोहा या उपमा या टोमेटो बैट को. ये फ्यूल कर देता है स्टूडेंट को नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज. इनके बारे में जानेंगे, पहले भी कंसिडर कर रखा है. The Maharaj government said that it is working to return Jagdamba Chhatrapati Shivaji Maharaj Swaraj from London to India by 2024, the 350th anniversary of the Maratha ruler coronation as Emperor of the Empire. महाराज गवर्नमेंट ने कहा है कि वो काम कर रहे हैं जगदम्बा जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वर्ण है उसको लंदन से भारत लाने के 2024 तक, जब आपका 350th एनिवर्सरी होगा मराठा रूलर के कॉरोनेशन एम्पायर को लेके उनके एम्पायर का. इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं. शिवाजी 4 represent this sword not a genuine gift as the British extracted it through coercion to King Edward VII, then Prince of Wales during his tour of India in 1875 to 76. शिवाजी 4 रिप्रेजेंट करते हैं स्वॉर्ड को कि वो जो है जेन्युइन गिफ्ट नहीं था, ब्रिटिश ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था कोहर्सन के माध्यम से किंग एडवर्ड 7 के द्वारा, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्थ थे उनका टूर के दौरान भारत का 1875-26 के समय पे. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड द फर्स्ट एफर्ट टू ब्रिंग बैक द स्वॉर्ड व्हेन ही वेंट टू लंदन. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने पहला एफर्ट लिया था इस स्वॉर्ड को वापस लाने के लिए जब वो लंदन गए थे. छत्रपति शिवाजी महाराज. शिवाजी भोसले 1 1630 to 1680 पॉपुलरली नॉन एज छत्रपति शिवाजी महाराज वाज ए मराठा रूलर फ्रॉम द भोसले क्लैन. तो शिवाजी भोसले 1 थे 1630 to 1680, जिनको पॉपुलरली हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं. वो एक मराठा रूलर थे जो कि बिलोंग करते थे भोसले क्लैन से. From the declining Adil Shahi Sultanate of Bijapur, Shivaji carved out his own independent kingdom, laying the foundation of the Maratha Empire. जो डिक्लाइनिंग आदिल शाही सल्तनत जो था बीजापुर का, उस समय शिवाजी ने कार्व आउट किया था उसके खुद के इंडिपेंडेंट किंगडम को. उसके बाद नींव रखा था मराठा एम्पायर का. At Tiger Fort in 1674, he was formally crowned छत्रपति emperor of his emperor. रायगढ़ फोर्ट जो है आपका 1674 पे उन्होंने फॉर्मली क्राउन किया गया था उनको छत्रपति एम्पेरर के तौर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार. तो आधार के बारे में हम लोग सब जानते हैं, फिर से न्यूज में आया तो देखेंगे क्या कहा गया है. Government has recently changed Aadhaar rule, saying that Aadhaar holder will be able to update their supporting document every 10 years from the date of enrollment. गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंज कर दिया आधार रूल को. उन्होंने कहा है कि जो आधार होल्डर है वो सक्षम है अपडेट कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को हर एक 10 साल पे डेट ऑफ एनरोलमेंट के बाद. Aadhaar is a 12-digit unique identity number, the world's largest database that can be obtained voluntarily by the citizen of India and resident foreign national who have spent over 182 days in 12 months immediately preceding the date of application for enrollment based on the biometric and demographic data. आधार जो है ये आपका 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है. वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डाटाबेस है जिसको कि ऑब्टेन किया जा सकता है वॉलेंट्री सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि रेसिडेंट फॉरेन नेशनल को भी दिया जा सकता है अगर उन्होंने स्पेंड किया हो 182 डेज 12 मंथ के दौरान इमीडिएटली जब वो अप्लाई करने वाले होंगे एनरोलमेंट को उसके पहले. तो ये बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा को लेता है. इट इज कलेक्टेड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 2009 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016. और ये कलेक्ट करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कलेक्ट किया जाता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, जो प्रोविजन है आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022. तो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसके बारे में हम जानेंगे, कौन निकालता है कोई भी टाइप के इंडेक्स को, उसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है, टॉप कौन सी कंट्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. World Justice Project released this report saying the global rule of law has declined for the 5th year in a row. जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उन्होंने रिलीज किया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को. उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल रूल ऑफ लॉ है उसमें डिक्लाइन देखा गया है लगातार 5वें साल भी. इंडिया हैज बीन रैंक 77 आउट ऑफ 140 कंट्री. इंडिया का रैंक 77 है आउट ऑफ 140 कंट्री पे. टॉप जो है वो डेनमार्क है. की ऑब्जर्वेशन क्या किया गया है, ऑथोरिटेरियन ट्रेंड दैट प्रीडेट द पेंडेमिक कंटिन्यू टू इरोड द रूल ऑफ लॉ. जो ऑथोरिटेरियन ट्रेंड था पेंडेमिक के समय पे वो कंटिन्यू चल रहा है, ये इरोड कर रहा है रूल ऑफ लॉ को. चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर आर वीकनिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इज फॉलिंग. जो चेक था एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर वो कमजोर हो रहा है, जो रेस्पेक्ट था ह्यूमन राइट को लेकर ये गिर रहा है. रूल ऑफ लॉ इज अ की अंडरपाइनिंग फॉर डेमोक्रेसी विच इज फॉल्टिंग इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और रूल ऑफ लॉ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन ये क्या है इसमें गिरावट देखा गया है बहुत सारे कंट्री में विश्व के.
The rule of law is the political philosophy that all citizens and institutions within a country, state or community are accountable to the same law, including lawmaker and leader. और रूल ऑफ लॉ जो है ये पॉलिटिकली फिलोसफी है जो कि सारे सिटीजन हो, इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी कंट्री, स्टेट या कम्युनिटी के, वो अकाउंटेबल होते हैं सेम लॉ के लिए, इसमें कि लॉ मेकर और लीडर भी आते हैं. The World Justice Project is an independent multidisciplinary organization working to create knowledge, build awareness and stimulate action to advance the rule of law worldwide. और जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ये एक इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहा है क्रिएट करने के लिए नॉलेज को, बिल्ड करने के लिए अवेयरनेस को और स्टिमुलेट करने के लिए एक्शन को एडवांस में रूल ऑफ लॉ के लिए पूरे विश्व में. ये आप समझ सकते हैं जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का फ्लो चार्ट के माध्यम से कि प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ क्या कहता है. जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कुछ लॉ की, इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के पास और इंडिविजुअल राइट होना चाहिए पर्सनल फ्रीडम का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII. तो जानेंगे हम मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में. सेबी कमिटी का इंस्टीट्यूटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हैज प्रपोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशन फॉर इनहेंसिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ MII लाइक स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग हाउसेज. जो सेबी कमिटी जिसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था जिनको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नेंस जो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का, उन्होंने प्रपोज किया है कि स्ट्रक्चर रेगुलेशन होना चाहिए ताकि इनहेंस किया जाए जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी या क्लियरिंग हाउस के लिए. की प्रपोजल इसका क्या है? रिव्यूइंग द पॉलिसी ऑन सेफ कीपिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय MII. रिव्यू करने की बात कही गई है पॉलिसी को सेफ कीपिंग को लेकर और शेयरिंग को लेकर इंफॉर्मेशन जो कि हेल्ड किया गया है MII के द्वारा. रिव्यू द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड रोल एंड रिपोजिटरी ऑफ द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड एंड की मैनेजर पर्सन. रिव्यू करने की बात कही गई है जो रिक्वायरमेंट है जो कि रिलेटेड है आपका अपॉइंटमेंट को लेकर, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी के, डायरेक्टर का बोर्ड और की मैनेजर पर्सन का. डेवलपिंग इफेक्टिव मैट्रिक्स फॉर मॉनिटरिंग. डेवलप करने की बात कही गई है इफेक्टिव मैट्रिक्स को मॉनिटरिंग के लिए. रिविजिटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स फॉर डायरेक्टर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड. रिविजिट करने की बात कही गई है जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ इथिक्स है डायरेक्टर को लेकर गवर्निंग बोर्ड का. व्हाट आर द MII? ये MII है क्या? स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि BSE हो गया, डिपॉजिटरी या क्लियरिंग हाउस हो गया, ये सारे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन है. ये कंस्टिट्यूट करते हैं की पार्ट को नेशन के वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. इनका इंपॉर्टेंस क्या है? MII आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इन इंडिया एज दिस इंस्टीट्यूशन हैज exponentially growth in terms of the market capitalization of the listed company, capital raise and the number of investor account and their value. और जो MII है ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म पर लिस्टेड कंपनी का, जो इन्होंने कैपिटल रेज किया, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर का अकाउंट है और उनका जो वैल्यू है. अगर जो टर्म जिसका यूज किया गया था यहाँ पे क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी, तो ये होता है क्या? इसको भी हम समझ लेते हैं. इकोनॉमिकल टर्म है शेयर मार्केट से रिलेटेड. तो डिपॉजिटरी एक फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन होता है जैसे कि बिल्डिंग, ऑफिस या वेयर हाउस जहां पे कुछ को भी डिपॉजिट किया जाता है, स्टोर किया जाता है व सेफगार्ड किया जाता है जैसे कि बैंक हो गया या इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि होल्ड करता है सिक्योरिटी को. क्लियरिंग हाउस क्या होता है? तो क्लियरिंग हाउस हेल्प वैलिडेट एंड फाइनलाइज सिक्योरिटी ट्रेड एंड इंश्योर दैट बोथ बायर एंड सेलर ऑनर देयर ऑब्लिगेशन. और क्लियरिंग हाउस जो है वो मदद करता है वैलिडेट करने में और फाइनलाइज करने में सिक्योरिटी ट्रेड को, और ये इंश्योर करता है कि दोनों ही बायर या सेलर जो है वो ऑनर करे उनके ऑब्लिगेशन का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग. तो हम जानेंगे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के बारे में कि ये होता है क्या है, कैसे काम करता है. तो पाकिस्तान विल इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग. पाकिस्तान ने कहा है कि वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करेगा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को. इस्लामिक बैंकिंग रिफर टू बैंकिंग एक्टिविटी दैट कन्फर्म टू लॉ एंड वैल्यू लेट डाउन बाय इस्लामिक लॉ और शरिया. The basic of Islamic finance is the rejection of usury, the levying of unreasonable high interest rate while lending money, along with the requirement that there must not be any engagement with immoral business. The Islamic banking वो रिफर करता है बैंकिंग एक्टिविटी को जो कि फॉलो करे लॉ या वैल्यू को जो कि रखा गया हो इस्लामिक लॉ या शरिया के द्वारा. जो बेसिक है इस्लामिक फाइनेंस का, इसमें रिजेक्ट किया जाता है उसूरी को. उसूरी होता क्या है? जो लिवाई किया जाता है अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट रेट को, उसको ये रिजेक्ट करता है जब किसी को मनी लेंड किया जाता है. तो साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इंगेजमेंट नहीं होगा उनका इमोरल बिजनेस में. Riba is the Islamic term of interest charged on loan. Under Islamic law, a Muslim is prohibited from paying and accepting interest on a predetermined rate. और रिबा एक इस्लामिक टर्म है जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लोन के ऊपर, उसके लिए इस्लामिक लॉ के अंतर्गत मुस्लिम को प्रोहिबिट किया गया है कि वो नहीं पे कर सकते, वह एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट को एक प्री डिटरमाइंड रेट पे.
ये आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए। ये कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है। ये आपका बैंक हो गया, मनी क्लाइंट के पास गया, रिबा उसमें लगा, फिर बैंक के पास किया इंटरेस्ट। इस्लामिक में क्या होता है, रिबा फ्री होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस क्लाइंट मनी और डायरेक्ट बैंक में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.